मॉर्निंग स्टूडेंट। सत्यम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पिछली क्लास में हमने कक्षा 10 साइंस का जो चैप्टर पढ़ा था प्रकाश, उससे आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे चलने से पहले आप सत्यम पब्लिक स्कूल राणोली के यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करें। चलते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था कि परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है वो किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और उसके कितने नियम थे। ये 3 नियम हमने पढ़े थे। 3 नियम पढ़ने के पश्चात मैंने आपको कहा था कि जब भी हम परावर्तन की बात करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है दर्पण। आज इस दर्पण के बारे में हमें अध्ययन करना है कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहां कहां ये काम में आता है और इससे किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पण को एक खोखले गोले का भाग माना जाता है। खोखले गोले का भाग माना जाता है। ये कोई गोला है, खोखला गोला है। इसको अगर हम यहां से कट करते हैं तो अपनी ये जो संरचना आती है, ये एक गोले के समान, जो खोखले गोले का जो कट है, ये एक दर्पण के समान हमें सामने प्रतीत होता है। इसकी एक पट्टिका पर रजत पॉलिश की हुई होती है। अब वो पट्टिका चाहे उभरी हुई पट्टिका हो, चाहे अंदर दसी हुई पट्टिका हो, दोनों में से एक पट्टिका पर रजत पॉलिश होती है। और रजत पॉलिश के जो विपरीत साइड की पट्टिका होती है वो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है। तो दर्पण कहते किसे हैं कि कोई भी एक कांच की पट्टिका, अगर परिभाषा लिखनी हो दर्पण किसे कहते हैं, तो कोई भी एक कांच की पट्टिका जिसकी एक सतह रजतित हो, वह युक्ति दर्पण कहलाती है। वह युक्ति दर्पण कहलाती है। एक सतह रजतित हो, अगर इस साइड को हम रजतित करते हैं तो सामने वाली ये जो सतह है ये किसका कार्य करती है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। ये वाली सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। इसके विपरीत अगर अंदर दसी हुई सतह पर हम रजतित करते हैं, अंदर दसी हुई सतह को, तो सामने जो उभरी हुई सतह होती है वो किसका कार्य करती है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। तो दर्पण की परिभाषा अगर हमें लिखनी हो तो सामान्य तो ये बात ध्यान रखनी कि दर्पण को एक खोखले गोले का भाग माना जाता है। इसकी परिभाषा लिखो तो कोई भी एक कांच की पट्टिका जिसकी एक सतह रजतित हो, वह युक्ति क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। अब दर्पण के प्रकार दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। पहला प्रकार होता है अवतल दर्पण और दूसरा प्रकार होता है उत्तल दर्पण। 2 प्रकार के होते हैं। जो गोलीय दर्पण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यदि आप गोलीय दर्पण की बात करेंगे, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये आपके पास ये जो दर्पण है ये गोलीय दर्पण है क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, गोल है। तो गोलीय दर्पण की डेफिनेशन, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये गोलीय दर्पण होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण होता है अवतल दर्पण और दूसरा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। डेफिनेशन देखते हैं हम अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपके पास ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, इसके अंदर 2 सतह है, एक अंदर दसी हुई सतह है, एक उभरी हुई सतह है। अवतल दर्पण की डेफिनेशन लिखें तो सीधी सी परिभाषा लिखनी है कि वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है तो सिंपल सी बात है, इसका उभरा हुआ जो भाग है उस पर कौन सी पॉलिश होगी, रजत पॉलिश होगी। तो उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश है तो अंदर दसा हुआ भाग किसका कार्य कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ का। तो वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसके उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश। दूसरा भाग होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ठीक इसका उल्टा कर दो कि वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है तो इसके अंदर दसे हुए भाग में कौन सी पॉलिश होती है, रजत पॉलिश की हुई होती है। 2 प्रकार है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है, जबकि उत्तल दर्पण के अंदर उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। तो
इसमें अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है तो उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश करते हैं, जबकि इसमें उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है तो इसे इसके अंदर दसे हुए भाग में कौन सी पॉलिश करते हैं, रजत पॉलिश करते हैं। तो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का ये आपका डायग्राम अवतल दर्पण का है, जबकि ये वाला डायग्राम किसका है, उत्तल दर्पण का। ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं, जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। नेक्स्ट बात करते हैं दर्पण से संबंधित कौन कौन सी डेफिनेशन होती है, कौन कौन सी परिभाषाएं होती है। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले परिभाषा आती है वक्रता केंद्र, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं, एवं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। इसको कैपिटल सी से, इसको कैपिटल आर से। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि दर्पण को एक खोखले गोले का भाग माना जाता है, दर्पण को खोखले गोले का भाग माना जाता है। मैंने इसको यहां से कट किया तो ये आपका दर्पण प्राप्त हो रहा है, खोखले गोले का भाग माना जाता है। तो इसका जो केंद्रक है वो केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, जबकि इसकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी लिखनी है कि दर्पण को एक खोखले गोले का भाग माना जाता है, अतः इसके केंद्र को वक्रता केंद्र सी कहते हैं, जबकि इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया। यहां पर ये दर्पण आ गया आपका, ये मान लो उत्तल दर्पण है, तो इसका जो केंद्र होता है गोले का वो केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, जबकि गोले की जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। याद रखना कि दर्प सिंपल सी तरीके में ये है कि दर्पण को एक खोखले गोले का भाग माना जाता है, अतः इसके केंद्र को वक्रता केंद्र सी कहते हैं, जबकि इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से इंडिकेट करते हैं, जबकि वक्रता त्रिज्या को आर से इंडिकेट करते हैं। दूसरा परिभाषा आती है इसकी ध्रुव, जिसको पी से इंडिकेट करते हैं। ये जो आपका दर्पण है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दो तरह से आप इसकी परिभाषा बोल सकते हो। सिंपल शब्दों में परिभाषा यह है कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं, या आप ये कह सकते हो कि दर्पण का वह मध्य बिंदु जहां पर वक्रता त्रिज्या आकर मिलती है उसे ध्रुव पी कहते हैं। दर्पण का वह मध्य बिंदु, ये वाला, ये दर्पण है, ये वाला दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये कि दर्पण का वह मध्य बिंदु जहां पर वक्रता त्रिज्या आकर मिलती है उसे ध्रुव कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा है किसकी, ध्रुव की। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं कि दर्पण का वह मध्य बिंदु जहां पर वक्रता त्रिज्या आकर मिलती है उसे ध्रुव कहते हैं। तीसरी परिभाषा आप लिखो तो लिखो मुख्य फोकस की, मुख्य फोकस, जिसको कैपिटल ऐप से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ऐप से। ये आपका डायग्राम है, यह आपका वक्रता केंद्र सी, यह आपका ध्रुव है पी। मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है कि ये जो आपकी लाइन है ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, ये कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस ऐप कहते हैं। सिंपल परिभाषा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट, मुख्य अक्ष ले लो, ये डायग्राम आपका, ये आ गया P, ये आ गया C। सीधी सी परिभाषा है कि दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, ध्रुव का मतलब P, वक्रता केंद्र C, इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उस काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लास्ट डेफिनेशन है इसकी, वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसको स्मॉल ऐप से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी का मतलब ये आपका डायग्राम ऐसा हो गया, अब यहां आपका P है, ध्रुव है,
यहां वक्रता केंद्र है, यह आपका मुख्य फोकस है। ध्रुव P व मुख्य फोकस ऐप के जो बीच की दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी ऐप दर्पण के ध्रुव P व मुख्य फोकस ऐप के जो बीच की दूरी है उस बीच की दूरी को मुख्य फोकस से कहते हैं। ये 5 डेफिनेशन आपको दर्पण से संबंधित याद रखनी है। पहली डेफिनेशन है वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या। दर्पण को एक खोखले गोले का भाग माना जाता है, अतः इसके केंद्र को वक्रता केंद्र C कहते हैं, जबकि इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ध्रुव है, जिसको P से इंडिकेट करते हैं कि दर्पण का वह मध्य बिंदु जहां पर वक्रता त्रिज्या आकर मिलती है उसे ध्रुव है P कहते हैं। फिर लो मुख्य अक्ष की दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है मुख्य फोकस, जिसको कैपिटल एफ से, कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस ऐप कहते हैं। अब मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखो अवतल दर्पण के अंदर ये वास्तव में मिलेगी, जबकि उत्तल दर्पण के अंदर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। लास्ट की डेफिनेशन है फोकस दूरी। फोकस दूरी की परिभाषा है कि दर्पण के ध्रुव P व मुख्य फोकस ऐप के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये 5 डेफिनेशन है। इन 5 डेफिनेशन में से एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोर्ड एग्जाम 2017 या 16 या 17 के अंदर एक बार एग्जाम ये परिभाषा पूछी हुई है 5 नंबर की, कि दर्पण से संबंधित निम्न परिभाषाएं लिखिए। उसके अंदर ये परिभाषा और ये परिभाषा पूछी हुई है। तो आपको इन परिभाषाओं को ध्यान रखना है कि दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषा है। यही परिभाषाएं आगे चलकर आपको जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें लेंस पढ़ेंगे, लेंस के समय भी यही परिभाषाएं काम में आएगी। तो आप इनको थोड़ा अच्छी तरह से याद रखें कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष और फोकस दूरी। ये 5 डेफिनेशन आपको परिभाषाएं याद रखोगे तो आगे लेंस में आपको ये परिभाषाएं बहुत काम में आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दर्पण के जो प्रतिबिंब के नियम है। जिसे हमने दर्पण आएगा प्रतिबिंब बनाने का काम आता है, तो दर्पण से प्रतिबिंब के नियम, प्रतिबिंब के नियम दर्पण से 4 है। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, और ये नियम 4 है। इन 4 नियमों में से 2 नियम लेकर आप कोई सा भी प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हो। 4 नियम कौन कौन से हैं वो देखते हैं, उसके पश्चात हम प्रतिबिंब का निर्माण करके देखेंगे। पहला नियम क्या कहता है, इसकी थ्योरी लिखेंगे हम। ये कोई अवतल दर्पण है, ये आ गई मुख्य अक्ष, ये आ गया आपका ध्रुव P, ये मुख्य फोकस आ गया, और ये आ गया आपका वक्रता केंद्र। पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपकी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये आपका पहला नियम है दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का। यहां थ्योरी लिख रहा हूं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह पहला नियम है दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का, कि मुख्य अक्ष है उसके समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरेगी, गिरने के पश्चात जब वो परावर्तित होती है तो किसमें से होकर गुजरती है, वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब इसमें आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको जो इसकी दिशा है प्रकाश की किरण की, वो दिशा जरूर इंडिकेट करनी है, तीर के निशान आपको जरूर लगाने हैं। दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम ठीक पहले नियम का विपरीत है। पहले नियम में कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आकर फोकस में से गुजरती है। अब बात करते हैं कि फोकस में से आकर गिरेगी
और वो मुख्य अक्ष से क्या होगी, समांतर होगी। ये बात करते हैं, यहां पर P आ गया ध्रुव है, ये आ गया आपका मुख्य फोकस, और ये क्या आ गया आपका वक्रता केंद्र। ठीक इसका उल्टा करते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस में से होकर दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों नियम एक दूसरे के विपरीत है। पहले नियम में मुख्य अक्ष के समांतर आकर फोकस में से गुजरी परावर्तित होने के पश्चात, इस नियम में मुख्य फोकस से आपतित हुई और परावर्तन होने के पश्चात किसके समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। इसकी थ्योरी लिखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ये दूसरा नियम। दोनों नियम ठीक एक दूसरे के विपरीत है। पहले नियम में मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरी। दूसरे नियम में मुख्य फोकस से होकर आपतित हुई, परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के दो नियम। तीसरा नियम दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का क्या कहता है कि ये आपका आ गया दर्पण, ये दर्पण के पश्चात ये आपकी आ गई मुख्य अक्ष, ये आपका ध्रुव है, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी ध्रुव पर गिरती है, आपतित होती है, गिरती है, तो परावर्तन के पश्चात वह उतने ही कोण के साथ सीधी निकल जाती है। उतने ही कोण के साथ का मतलब आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, अक्ष बना रही है मान लो, तो परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाती है। तो तीसरा नियम सीधा सिंपल नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी ध्रुव पर गिरती है, तो परावर्तन के पश्चात वह उतने ही कोण के साथ सीधी निकल जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सीधी ध्रुव पर गिरती है या आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह उतने ही कोण के साथ सीधी निकल जाती है। ये आपका तीसरा नियम दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का कि प्रकाश की किरण यदि ध्रुव पर गिर रही है, तो मुख्य अक्ष के साथ उतने ही कोण के साथ ये सीधी निकलेगी। और लास्ट इसका चौथा नियम है। चौथा नियम ये है कि ये आपका दर्पण आ गया, ये P, ये F और ये क्या है C। चौथा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ये दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम है। इन चारों नियमों में से 2 नियम लेकर हमें क्या करने पड़ते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने पड़ते हैं। चारों नियम आपको याद रखने हैं। कोई से भी 2 नियम लगाकर हम क्या कर सकते हैं, दर्पण से किसी प्रकार का प्रतिबिंब बना सकते हैं। पहला नियम, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगी, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम पहले का ठीक विपरीत कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी ध्रुव पर गिरती है, तो परावर्तन के पश्चात वह उतने ही कोण के साथ सीधी निकल जाती है। और लास्ट और चौथा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है,
तो परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ये दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम है। इन चारों नियमों से ये नियम, पहला नियम लगना ही लगना है। इसके पश्चात आप इन तीनों में से कोई सा एक नियम लगाकर आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। पहला नियम कंपलसरी है, ये नियम प्रत्येक प्रतिबिंब के अंदर लगेगा। उसके पश्चात आप तीनों में से एक नियम लगाकर आप किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग कि दर्पण कौन सी जगह उपयोग में आते हैं। दर्पण के उपयोग, पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की कि अवतल दर्पण कहां कहां उपयोग में होता है। अवतल दर्पण अधिकांश जगह यही दर्पण देखने को काम में मिलता है कि अवतल दर्पण के उपयोग कहां कहां होते हैं। पहली बात, सर्च लाइटों में, सर्च लाइट, जो फौजी जो लाइटें रखते हैं, सर्च लाइटें रखते हैं बॉर्डर के ऊपर, जो दूर तक उनका प्रतिबिंब जाता है, उन लाइटों के अंदर कौन सा दर्पण काम में आता है? अवतल दर्पण। दूसरा, गाड़ियों की हेडलाइट, हेडलाइट का मतलब होता है अग्रदीप। रात के समय जब गाड़ी चलती है तो उसकी जो हेडलाइट जलती है आगे की, जिससे उसको रास्ता दिखाई देता है, उन हेडलाइटों के अंदर कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। तीसरी बात होती है कि शेविंग दर्पण। शेविंग दर्पणों में जब नाई की दुकान में जाते हैं तो सामने जो शीशा लगा होता है उसके अंदर कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। दांतों के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर जब दांतों का प्रतिबिंब देखते हैं तो प्रतिबिंब को, दांतों को देखने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए वो कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? अवतल दर्पण काम में लेते हैं। दांत की जो जड़ है, रूट है, उनको देखने के लिए दांतों के डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों के अंदर कौन सा दर्पण काम में आता है? अवतल दर्पण काम में आता है। इनमें से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर कौन सा दर्पण काम में आता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर, गाड़ियों के अग्रदीपों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन से दर्पण का किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साथ में सर्च लाइटों में, शेविंग दर्पणों के अंदर दांतों के डॉक्टर प्रतिबिंब देखने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण काम में लेते हैं। सौर भट्टियों के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए ड्राइवर इसका उपयोग करते हैं। गाड़ियों के अंदर जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर जब स्टीयरिंग चलाता है तो उसके पास में एक जो दर्पण लगा होता है, उस दर्पण से गाड़ियों, पीछे की जो गाड़ियां होती है, पीछे का दृश्य ड्राइवर देख सकता है। उस दर्पण के अंदर कौन सा दर्पण काम में आता है? उत्तल दर्पण यूज में लिया जाता है। तो ये दर्पण के उपयोग है कि उत्तल दर्पण का एक उपयोग है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि गाड़ियों का में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट के अंदर कौन सा दर्पण काम में आता है? अवतल दर्पण काम में आता है। इन दोनों के अंदर कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होता। हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण, जबकि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। ये आपका दर्पण का छोटा सा टॉपिक है कि दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी होती है, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम कितने होते हैं। हमने 4 नियम पढ़े हैं, 2 दर्पण के प्रकार पढ़े हैं और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़े हैं। इससे आगे फिर हम पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, जो अभी हमने
4 नियम पढ़े हैं। उन 4 नियमों से मैंने आपको कहा कि पहला नियम कंपलसरी है, बाकी 3 नियम लगाकर हमें क्या करना है, दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण करना है। और वो दर्पण चाहे उत्तल दर्पण से बने, प्रतिबिंब चाहे अवतल दर्पण से, हम दोनों उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बना के देखेंगे। तो ये हम अगली क्लास के अंदर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आप सत्यम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। थैंक यू।